तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, हमारा जो सिलेबस है उसमें एक चैप्टर हमारा अभी बचा हुआ है इवोल्यूशन, जिसको हम लोग उद्विकास कहते हैं। यूनिट सेकंड का एक चैप्टर है ये। इसमें से दो तीन प्रश्न एग्जामिनेशन के अंदर पूछते हैं। बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरे वो क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर हम लोग चैप्टर को पूरा टू द पॉइंट पढ़ेंगे एट द एंड, ठीक है ना। और उसमें ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे हमारे। इसमें से इस चैप्टर में से मिलर और यूरेका एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल परीक्षा के अंदर आता है। मतलब वो भले ही मिलर और यूरेका एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वन वर्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो फिर उसका पूरा एक्सपेरिमेंट डायग्राम जो है वो 4 नंबर में भी आ सकता है। इसके अलावा आपका होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स में डिफरेंस, मतलब समजात अंग और समवर्ती अंग में क्या अंतर होते हैं, वो क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर इस चैप्टर में से अनेक बार पूछा गया है। फिर इसके बाद इसमें से आता है हार्डी विनबर्ग का नियम, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत, हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, मतलब अनुवांशिक संतुलन का हार्डी विनबर्ग का नियम। इसके अलावा आता है अनुवांशिक विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसको हम लोग सीवेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा डेफिनेशन आती 2 नंबर की, अनुकूली विकिरण क्या है, व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका अवशेषीय अंग के बारे में भी आ सकता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से बोर्ड की परीक्षा के अंदर पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए, और यही प्रश्न आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी बनते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं आज से। ये चैप्टर में 2 पार्ट है। एक पार्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की उत्पत्ति, और दूसरा इसका पार्ट है वो है इवोल्यूशन, अंग्रेजी में इवोल्यूशन और हिंदी में उद्विकास। मतलब 2 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइडेड है। मतलब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, हाउ द लाइफ इज ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ, और फिर जब लाइफ की जब ओरिजिन हो गई तो उसके अलग अलग फार्म, जो लाइफ के जो अलग अलग फार्म है, जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टाइम अगेन टाइम चेंजेस कैसे आए, वेरिएशंस कैसे आई, नए नए कैरेक्टर कैसे आए, नए नए मॉडिफिकेशन कैसे आए, इस प्रोसेस को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना, मतलब टू अनरोल समथिंग, जो हो चुका है उसको जानना, मतलब पास्ट की चीजों को जानना, मतलब बायोलॉजी की ये भी एक ब्रांच है इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक पार्ट, जो पहला पार्ट है वो हम समझते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव इन्वायरमेंट की, तो इन द प्रिमिटिव इन्वायरमेंट या प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में केवल धरती के ऊपर केवल पानी ही पानी था, ओनली वाटर। चलो वाटर था तो ऑब्वियसली आज भी पानी है धरती के ऊपर सबसे ज्यादा, पर पानी में लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, जीवित तो है। पर उस समय जो वाटर था वो वाटर था हॉट बॉइलिंग वाटर, मतलब वो गर्म उबलता हुआ जल था। यू कैन नॉट इमेजिन, जो साइंटिस्ट है उनने जो एजम्पशन निकाली है, जो अवधारणा निकाली है, उनका ये मानना कि एट दैट टाइम 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा होगा। तो एट दैट हाई टेम्परेचर द लाइफ वाज नॉट पॉसिबल, इस उच्च ताप पर जीवन संभव नहीं था।
तो ग्रेजुअली जो अर्थ है इट बिकम्स कूल डाउन, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हुई जिसके कारण से माउंटेन, ग्लेशियर्स, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशन ये सब बने, और फिर जाके लाइफ फॉर्म आए, और फिर आज जो हम ये अपना आसपास जो लिविंग वर्ल्ड देख रहे हैं, पूरा जो जीवित समुदाय देख रहे हैं, ये सारा बना। तो हालांकि ये एक दिन में नहीं हुई घटना है, इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर, इसमें करोड़ों वर्ष लग गए, लाखों वर्ष लग गए। तो इसको समझाने के लिए बहुत सारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपनी अपनी थियरीज, अपने अपने सिद्धांत दिए। किसी ने बताया कि लाइफ इस टाइप से ओरिजिनेट हुई है, किसी ने बताया इस टाइप से हुई है ना। तो उन थ्योरीज में से कुछ थ्योरीज हमारी बुक्स के अंदर दे रखी है, तो वी हैव टू स्टडी देम, है ना। इनमें से हालांकि कुछ तो बिल्कुल मतलब जो मान के चलना टोटल बकवास बातें थी, और उनको स्टडी करने से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि दीज आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ये परीक्षा में पूछी भी नहीं जाती। तो मैं जो जो आपको जहां से परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है वो मैं वहां से आपको स्टार्ट करता हूं। एक सबसे पहले एक सिद्धांत दिया गया है ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आजीवोत उत्पत्तिवाद। इसका इस थ्योरी का अर्थ क्या है? अगर ये सपोज करो ऐसा प्रश्न आ गया कि आजीवोत उत्पत्तिवाद क्या है, व्हाट इज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, तो इसमें आपको क्या लिखना है? बहुत सिंपल है, उस शब्द को पकड़ लो, उसका मीनिंग समझ जाओ, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, भले आपको उसका कोई आपने नहीं पढ़ा। तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या आजीवोत उत्पत्तिवाद का मतलब ये होता है कि जीवन की उत्पत्ति आजीवित वस्तुओं से हुई, मतलब द लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग्स, नॉट लिविंग्स। इस थियरी को हेलमोल्ट, वान हेलमोल्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बड़ा ही बेतुका तर्क देके उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि एक टीन के डब्बे में उन्होंने एक पसीने से भींगी हुई शर्ट डाल दी उसमें, और उसमें अनाज के दाने डाल दिए उन्होंने, है ना, और उसको पूरा उस डब्बे को, टीन के डब्बे को उन्होंने कवर कर दिया, ढक दिया, मतलब उसका ढक्कन पूरी तरीके से उन्होंने टाइटली लगा दिया, और उन्होंने उसमें उस डब्बे को उन्होंने 21 दिन बाद खोला तो उसमें से चूहा निकला। इस थ्योरी को बोलते हैं एबायोजेनेसिस। हालांकि इस थ्योरी में मैंने जैसे कहा, पहले ही कहा कि कोई लॉजिक नहीं था, बट उनके मन के विचार थे, बता दिए उन्होंने। तो ये उन्होंने बताया, हालांकि काफी उनकी क्रिटिसिज्म हुई उनकी, है ना। फिर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के लिए फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने फिश ली, फिश को उन्होंने काट दिया टुकड़ों में, और उन्होंने टुकड़ों को काटने के बाद उनको अलग अलग जार में रख दिया। उन्होंने एक जार में जो, और उसके बाद टुकड़ों को रखने से पहले उनको बॉइल्ड भी कर लिया उन्होंने, मतलब उबाल भी लिए, ठीक है, और उनको अलग अलग जार में रख दिया, और उनको कुछ जार उन्होंने अनकवर्ड रख दिए, और कुछ जो जार थे उनको उन्होंने एक स्पेशल टाइप का कपड़ा था, उस कपड़े से उसको कवर्ड कर दिया। जब उन्होंने देखा कि जो अनकवर्ड जो आपका जार था, उस जार में जो मछली के मांस के टुकड़े थे, उन टुकड़ों में उनको मक्खियों के लार्वा और उनके एग्स दिखे। मीन्स कि जो अनकवर्ड था उस पर मक्खियां आई, उड़ के उस पर बैठी, उन्होंने उसमें एग्स लेइंग करी, अंडे दिए, अंडों में से उनका लार्वा निकला, ठीक है। और जो अनकवर्ड, जो कवर्ड था, उस कवर्ड के ऊपर के जो अंदर जो उन्होंने देखा, तो उसमें देखा कि उसमें नो लार्वा एंड नो एग्स आर सीन, मतलब कोई लार्वा और एग्स उसमें अंडे नहीं मिले उनको।
इससे ये बात प्रूफ होती है कि अगर नॉन लिविंग से लिविंग की उत्पत्ति होती, मतलब आजीवित से जीवित की उत्पत्ति होती, तो दोनों जार में आपको एक और लार्वा होने थे, क्योंकि फर्स्ट जो जार था वो अनकवर्ड था, उसमें फ्लाइज कम, सीट ओवर द मीट ऑफ द फिशेस and lays their egg, and from eggs larvae comes out. On the second jar, the jar is covered, the fish, the flies could not reach to the meat of the fish and does not lays the egg, and the larvae does not found there. इससे बात प्रूफ होती है कि नॉन लिविंग से लिविंग की उत्पत्ति नहीं होती है, लिविंग से लिविंग की उत्पत्ति होती है। इस थ्योरी को फ्रांसिस्को रेड्डी और लुइस पास्चर ने एक अपनी नई थ्योरी पॉस्टुलेट की, इसको बोलते हैं जीवोत उत्पत्तिवाद, अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इस सिद्धांत का वो जो पिछला सिद्धांत था उसका जस्ट उलट सिद्धांत है, वाइस वर्सा है इसका। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी नॉन लिविंग से लिविंग आए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिविंग से लिविंग आए, मतलब जीवित से जीवित की उत्पत्ति हुई, ना कि आजीवित से जीवित की उत्पत्ति हुई। इस थ्योरी को और एक्सप्लेन करने के लुइस पास्चर, जिनको हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, और उन्होंने पास्चर इफेक्ट या फर्मेंटेशन प्रोसेस की भी डिस्कवरी की। इन्होंने पास्चराइजेशन प्रोसेस को भी डिस्कवर किया, मतलब नाम है इनका बड़ा, लुइस पास्चर का, बायोलॉजी की फील्ड में, ठीक है ना। तो लुइस पास्चर ने एक स्वान नेक्ड फ्लास्क लिया, स्वान नेक्ड फ्लास्क में उन्होंने शुगर का सॉल्यूशन भर दिया, मतलब शुगर का शर्करा का विलियन भर दिया, और जो नेक थी उसकी फ्लास्क की उसको उन्होंने एयर टाइट कर दिया, और जो सॉल्यूशन था उसको भी उन्होंने प्रॉपर बॉईल कर दिया कि यदि उसमें ऑलरेडी कोई माइक्रोब्स या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो उसको डिस्ट्रॉयड कर दे। फिर उन्होंने देखा कि बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक देयर इज ए नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सीन इन द शुगर सॉल्यूशन, मतलब शुगर के जो विलियन था उसमें कोई जीवित जीवधारी उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया लंबे समय तक। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम ही ब्रेक द नेक ऑफ द फ्लास्क, उन्होंने कुछ समय बाद क्या काम करा, उन्होंने वो जो फ्लास्क की जो नेक थी, उसकी जो ग्रीवा थी, उसको तोड़ दिया उन्होंने, और as soon as he break the neck of the flask, the microbes from the air enters into the sugar solution and undergoes the multiplication process, and they form large number of microorganisms in the sugar solution. उन्होंने देखा कि जो एयर से में जो माइक्रोब्स होते वो शुगर सॉल्यूशन में गए, और वहां पे उन्होंने मल्टीप्लिकेशन करा, क्योंकि उनको वहां पे सुटेबल इन्वायरमेंट, सुटेबल कल्चर मीडियम मिल गया, और वहां पे उन्होंने बाकायदा जो भी उनका रिप्रोडक्शन का मोड रहा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आलैंगिक जनन, उसके द्वारा उन्होंने लार्ज नंबर में देर न्यू ऑर्गेनिजम्स दे प्रोड्यूस। इट मींस, इट शोस दैट के लिविंग से लिविंग की उत्पत्ति होती, ना कि नॉन लिविंग से लिविंग की उत्पत्ति होती। बट अभी भी स्टिल द क्वेश्चन इज अनआंसर्ड। सपोज करो अपन फ्रांसिस्को रेड्डी की बात को मान ले, लुइस पास्चर की बात को मान ले कि फ्रांसिस्को रेड्डी ने कहा कि लिविंग से लिविंग हो रहा, उसको सपोर्ट करा लुइस पास्चर ने। फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट करा फिश एंड फ्लाइज को लेकर, मतलब मछली और मक्खी को लेकर, और इन्होंने फ्लास्क को में शुगर सॉल्यूशन को लेकर, और उन्होंने बताया कि इसमें लार्वा आ जाते हैं, एग्स आ जाते हैं, इसमें उन्होंने बताया माइक्रोब्स आ जाते हैं। बट अभी भी स्टिल दिस क्वेश्चन इज अनआंसर्ड कि जो पहला ऑर्गेनिज्म था, पहला मक्खी कहां से आई, पहली मक्खी कहां से आई, फ्रॉम वेयर दिस फ्लाई कम, फ्रॉम वेयर दिस फर्स्ट माइक्रोब्स कम, इट इज स्टिल अनआंसर्ड क्वेश्चन। तो ये चीज नोबडी एक्सप्लेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर दो साइंटिस्ट आए, दीज टू साइंटिस्ट पुट ए क्लासिकल थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन्होंने जीवन की उत्पत्ति का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लॉजिकल थ्योरी दी। इस थ्योरी को नाम दिया गया थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ,
जीवन की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत। इस थ्योरी को देने वाले जो दो साइंटिस्ट थे उनमें एआई ओपेरिन और हाल्डेन थे। यह क्वेश्चन वन वर्ड में भी अनेक बार पूछा गया कि जीवन की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे एआई ओपेरिन और हाल्डेन, और उन्होंने बाकायदा इस थ्योरी को दे दे एंटाइटल्ड दिस थ्योरी इन ए बुक द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन्होंने अपने सिद्धांत को जीवन की उत्पत्ति नामक बुक में लिखा, और उन्होंने बताया कि द लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन टू डिफरेंट फेजेस। जीवन की उत्पत्ति दो अलग अलग चरणों में हुई। एक चरण हुआ वो हुआ रासायनिक उत्पत्ति, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं केमिकल ओरिजिन, और इसको कीमोजेनी कहते हैं। और दूसरी उत्पत्ति हुई जैविक उत्पत्ति, बायोलॉजिकल ओरिजिन, जिसको हम लोग बायोजेनी कहते हैं। और कीमोजेनी और बायोजेनी दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हिंदी में बोलते हैं जीवन की उत्पत्ति का जैव रासायनिक सिद्धांत। यह क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आ सकता है, या नहीं आए तो इससे रिलेटेड वन वर्ड क्वेश्चन भी आते हैं, या इसमें से एक अभी आप पढ़ेंगे, मैं आपको जब ये थ्योरी समझाऊंगा पूरी, तो इसमें आपको एक वर्ड आएगा कोइजरवेट्स। वो कोइजरवेट्स का क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, व्हाट इज कोइजरवेट्स, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो और अगर बड़ा क्वेश्चन आया तो ऐसा आएगा, जीवन की उत्पत्ति के जैव रासायनिक सिद्धांत को समझाइए, एक्सप्लेन द बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ये सिद्धांत दिया था आपका एआई ओपेरिन और हाल्डेन ने, और उन्होंने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में लिखा। जीवन की उत्पत्ति उनकी किताब का इंटाइटल्ड था, उस किताब में इस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन करा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन टू फेजेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक है द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, दिस इज आल्सो कॉल्ड कीमोजेनी, और दूसरा है बायोकेमिकल बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड बायोजेनी। तो सबसे पहले हम लोग कीमोजेनी को समझते हैं। कीमोजेनी का मतलब होता है कि लाइफ के लिए जो सपोर्टिव बायोमॉलिक्यूल्स है, मतलब लाइफ के लिए जो आवश्यक जैव अणु है, वो इस फेज में बने। तो इसमें सीधे जैव अणु नहीं बने, मतलब सीधे बायोमॉलिक्यूल्स नहीं बने, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन्स, ये डायरेक्ट ओरिजिनेट नहीं हुए। सबसे पहले जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पृथ्वी बिल्कुल मतलब एक आग का गोला थी, और उसमें एक घटना हुई बिग बैंग, जिसको हिंदी में कहते हैं महाविनाश। वो पृथ्वी में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के कारण पृथ्वी के जो कोर में थे जो पार्टिकल इधर उधर फैल गए। फिर उनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूल और इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स है, मतलब अंतर आणविक और अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है, उसके कारण उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, उन एटम्स के बीच में रिएक्शन हुई। तो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाए। तो सबसे पहले सिंपल हाइड्रोकार्बन बने, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन बन गए, फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो कार्बोहाइड्रेट्स बने। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की रिएक्शन हुई तो अमीनो एसिड्स बने। बहुत सारे अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन हो गया पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, वो जुड़ गए तो प्रोटीन्स बन गए। फिर उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जुड़ गए तो न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन हो गया, बहुलीकरण हो गया तो न्यूक्लिक एसिड बन गए। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो बना था वो आरएनए बना था। मतलब जो हमारा हम कहते हैं ना कि जेनेटिक मटेरियल दो होते हैं, आरएनए और डीएनए, पर मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही है। आरएनए तो केवल कुछ प्लांट और एनिमल वायरस में होता है। तो वो जो आरएनए जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल के रूप में इस अर्थ पे ओरिजिनेट हुआ था। तो डीएनए आरएनए बन गए, फिर प्रोटीन से बन गया। प्रोटीन जो है उसका कैप्सुलेशन हो गया किसके चारों ओर,
आरएनए के चारों ओर, तो प्रोटोवायरस बन गए, प्रोटोवायरस से वायरस बन गए, ठीक है ना। फिर ये वायरस जो थे, इन वायरस से प्रिमिटिव बैक्टीरियल सेल्स बनी, प्रिमिटिव बैक्टीरियल सेल में जिनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। फिर वो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म बन गए, उन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक प्रोकैरियोटिक सेल ने दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ कर लिया, उससे फिर यूकैरियोटिक सेल बन गई। यूकैरियोटिक सेल में पहले यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक बने, फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक बने। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक में मतलब एल्गी प्लांट में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डाइकोट, मोनोकोट। इसी टाइप से एनिमल्स के अंदर इनवर्टिब्रेट एनिमल, इनवर्टिब्रेट एनिमल में मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। और वर्टिब्रेट्स में पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मेमल्स, ठीक है ना। मेमल्स में भी प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन और यूथीरियन। इस टाइप से ये लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई और इस उसके एंड में हम लोग ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हुआ, मनुष्य की उत्पत्ति हुई और इस टाइप से हम लोग धरती के ऊपर आए। जब ये लाइफ ओरिजिनेट हो रही थी तो उस समय वाटर के अंदर, सी वाटर में स्पेशल टाइप के सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोलाइडल सब्सटेंस बने। इन सेल्फ रेप्लिकेटिंग कोलाइडल सब्सटेंस को एआई ओपेरिन ने नाम दिया कोइजरवेट्स। तो कोइजरवेट्स आर द फर्स्ट लाइफ बियरिंग पार्टिकल्स। मतलब लाइफ बियरिंग पार्टिकल ऐसा था कि उनमें टेंडेंसी थी टू एग्रीगेट, एंड दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल एग्रीगेट होते हैं और वो बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर वो बड़ा मॉलिक्यूल वापस दो छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता, टूट जाता है। और वो एक वाटर की फिल्म से, मतलब वाटर की एक लेयर से घिरे हुए थे। वाटर की लेयर से घिरे हुए इन पार्टिकल्स को, जो कि फर्स्टली ओरिजिनेट हुए थे इन द ओशनिक वाटर, समुद्री जल में, इन रासायनिक पदार्थों को एआई ओपेरिन और सिडनी फॉक्स ने कोइजरवेट्स की संज्ञा दी। तो कोइजरवेट्स का अगर क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा लिखना है कि प्रथम जीवन सदृश अणु जो कि जीवन की उत्पत्ति के दौरान उत्पन्न हुए, उन्हें कोइजरवेट्स कहते हैं। द फर्स्ट लाइफ बियरिंग particles to be originated in the oceanic water during origin of life are termed as coigervates. These coigervates molecule having the tendency of dividing and redividing and aggregation, मतलब इनमें एग्रीगेट होने की और डिवाइड होने की टेंडेंसी थी, इसलिए उनको कोइजरवेट्स को लाइफ बियरिंग पार्टिकल्स की नाम दी। और ये वाटर की एक फिल्म से, मतलब जल की एक परत से घिरे हुए थे, कोलाइडल नेचर के थे, ठीक है ना। इसको कोइजरवेट्स नाम दिया गया। तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा सबसे पहले लाइफ के लिए जो एजेंशियल बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो जरूरी है, जैसे एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, जब ये सब ओरिजिनेट हुए तब जाके पहले वायरस आए, वायरस से फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, इस टाइप से यूनिसेलुलर एल्गी, फिर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, फिर मल्टीसेलुलर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एनिमल में अगर लिंक पकड़ लें तो पहले प्रोटोजोअन्स, फिर पोरीफेरंस, फिर सिलेंट्रेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोहेल्मिन्थीज, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट्स, कार्डेट में फाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मेमल्स। मेमल्स में प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन एंड यूथीरियंस। इस टाइप से लाइफ की ओरिजिन हुई।
इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ये थ्योरी बाकायदा साइंटिफिक थी, बिल्कुल मतलब यूं मान के चलना। इसको फिर बाद में मिलर और यूरे ने सपोर्ट दिया इस थ्योरी को। मिलर और यूरे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने प्रूव किया कि द लाइफ इज ओरिजिनेटेड as such that is explained by the ओपेरिन एंड हाल्डेन। उन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति लगभग ऐसे ही हुई होगी, क्योंकि वी आर मेकिंग एजम्पशंस, हम लोग अवधारणा बना रहे। व्हेन द लाइफ वाज ओरिजिनेटिंग नोबडी वाज देयर, जब जीवन की उत्पत्ति हो रही होगी, हम तो ये सब पता, जब सब जीव जगत आ गया, जब हम आए, जब पहला वायरस आया होगा, पहला बैक्टीरिया आया होगा, पहली एल्गी आई होगी, तब हम थोड़ी मौजूद थे, क्योंकि हमारा ओरिजिन ही नहीं हुआ था। तो हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, उस समय की हम लोग अवधारणा बना रहे दिमाग के अंदर, क्या ऐसा 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 हुआ होगा, तो ऐसा हो गया। तो इसको बाकायदा ऐसा का ऐसे ही इन्वायरमेंट, ऐसा का ऐसे ही सिचुएशन रिपीट करी मिलर और यूरे ने शिकागो यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने अपना एक यूट्यूब एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में करा, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने एआई ओपेरिन और हाल्डेन जो थे उनकी थ्योरी को बल दिया और उसको सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि दिस थ्योरी इज राइट। और हाँ, इसी प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, हुई होगी, है ना, हुई है ऐसा नहीं कह सकते अपन, ठीक है ना। तो ये मिलर और यूरे का जो एक्सपेरिमेंट है, इसको हम लोग बाकायदा डायग्रामेटिक समझेंगे। और इसका क्वेश्चन तो मैंने कहा ना परीक्षा के अंदर आना तय है, आपको अभी 12वीं में भी आएगा और नीट के एग्जाम में भी आएगा। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा, इसका कैसा डायग्राम है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस जब जो आज हमने चैप्टर स्टार्ट करा, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ओके, ऑल द बेस्ट।